नमस्कार, स्वागत है न्यूट्रिशन वीक स्पेशल हेलो डॉक्टर शो में और मैं हूं शालिनी। कहते हैं कि इमारत लंबी तभी चलती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। यही बात हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी लागू होती है। यदि बचपन से ही खान पान का ध्यान रखा जाए तो कुपोषण के अलावा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। इसीलिए गर्भ में ही बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पोषण से जुड़े सभी पहलुओं पर आज हम यहाँ बात करेंगे और हमारे साथ हैं डाइटिशियन अंजलि फाटक। आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप न्यूट्रिशन में पीएचडी कर चुकी हैं। आप योगा और वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। आप न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन जयपुर चैप्टर की लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। तो अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर शो में। थैंक यू शालिनी। तो अंजलि जी, पहला सवाल हमारा ये है कि संतुलित आहार, जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो जो संतुलित आहार है यानी कि जो बैलेंस डाइट है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं? किस तरह से और किस अनुपात में फूड प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए? देखिए शालिनी, संतुलित आहार मतलब उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हो आपके या माइनर न्यूट्रिएंट्स हो, वो सभी होने चाहिए। जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और पानी और सॉल्ट, ये सभी एक नियंत्रित मात्रा के अंदर शामिल होना चाहिए। और इन सब से ही मिलकर हमारी बनती है संतुलित थाली और संतुलित आहार। जी, आपने कहा कि पानी, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी शामिल होने चाहिए। तो अंजलि जी, ये बताएं कि रीजनल और सीजनल फूड्स को भी डाइट में शामिल करने से क्या सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है, और इन्हें किस किस तरह से हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? देखिए, रीजनल फूड्स मतलब जो आपके क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो अनाज खाए जाते हैं उसमें मक्का, जौ, बाजरा, ये सब अपन अच्छे तरह से खाते हैं, तो इनको अपने आहार के अंदर आपको शामिल करने चाहिए। जैसे, और क्योंकि ये क्या होते हैं, जो आहार हैं वो सभी आपके सीजन के अकॉर्डिंग, आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आपके डाइजेशन का और आपका न्यूट्रिशनल जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। प्लस ये जो आपकी रीजनल चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हैं और ट्रेडिशनल तौर पर वो आपकी शुरुआत से आपके परिवार में खाई जा रही हैं, तो आपको बाकायदा उसका एक टेस्ट है। तो इस टाइप से उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी महत्ता है। और एक हमने बात की सीजनल फूड्स। तो सीजनल जो होता है, जो भी चीज़ आपकी सीजन में अवेलेबल हो रही है वो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता या उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो हायर होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे अपन मैंगो की बात लेते हैं तो, या कोई भी फ्रूट जो कि ठंड में आ रहा है उसकी बात लेते हैं, तो जो भी जिस मौसम का फल है वो उसी मौसम में खाया जाए तो नेचुरली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है। जबकि उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं या पाश्चर अपना प्रिजर्व फूड के रूप में खाते हैं या किसी कैन रूप में खाते हैं, तो उसकी नेचुरली उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो जाती हैं। इसलिए जो भी चीज़ है वो आपको सीजनल खानी है। कुछ फूड्स हैं, जैसे कि बनाना की बात करते हैं तो वो 12 महीने आ रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, सीजन की वेजिटेबल्स हैं, या जो आपकी रीजनल चीज़ें हैं, वो आपके आहार के अंदर आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए। चाहे वो फल हो, सब्जियाँ हो, चाहे अनाज की बात करते हैं या कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशनल फूड्स की बात करते हैं, तो वो चीज़ आपके आहार में यदि शामिल करते हैं आप, तो आपका जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो निश्चित तौर पर अच्छे तरह से पूरी होंगी। जी, आपने कहा कि जो सीजनल डाइट है वो न केवल इजीली अवेलेबल होती है बल्कि सस्ती भी होती है और हमें पोषक तत्वों से तो भरपूर होती है। तो अंजलि जी, एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में वो प्रेगनेंसी में महिलाओं के कुपोषित होने की है और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में सही आहार न लेने के कारण अगर बच्चे का जो वजन है वो बहुत कम हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह का आहार लेना चाहिए ताकि गर्भ में ही बच्चे को पूरा पोषण मिल सके? देखिए, जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात है तो मैं हमेशा ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि जब भी प्रेगनेंसी का आपका प्लानिंग हो करने का, तो उससे पहले प्री कंसीविंग आप जो है आपका खुद का न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए और आप आइडल बॉडी वेट पे कोशिश करें कि उसी आइडल बॉडी वेट के ऊपर आप कंसीव हों, क्योंकि उसके बाद आपका जो बॉडी का वेट है वो आप कम से कम
10 से 12 किलो आइडली बढ़ता है। तो यदि आप आइडल बॉडी वेट पे करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी इंटरनल बॉडी भी हेल्दी है और आप जो एक्सेस बॉडी वेट है वो भी पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से रिड्यूस कर पाएंगे। आप खुद भी एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी के अंदर भी सारी चीज़ें प्रॉपर, आपका यदि BMI प्रॉपर है तो नेचुरली बाकी भी अदर स्टेटस भी आपको चेक करने चाहिए, जैसे कि आयरन का लेवल है या कैल्शियम का लेवल है वो भी, या प्रोटीन की मात्रा है, बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं होना चाहिए। तो ये प्री प्रेगनेंसी के पहले किसी भी वुमन को पहले ये सब चीज़ें चेकअप करवानी चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान भी डे फर्स्ट से आपको ये याद रखना है कि आपका न्यूट्रिशन की तरफ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि रेगुलर न्यूट्रिशन में यदि हम बात करते हैं तो आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन सोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनकी किसी भी प्रकार से कमी नहीं होनी चाहिए। आयोडीन की मात्रा भी आपको लेनी चाहिए क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बेबी का मैक्सिमम ग्रोथ होता है और मानसिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। तो यदि इस समय प्रेग्नेंट लेडीज की डाइट बहुत अच्छी होती है तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। बेबी का ग्रोथ, स्पेसिफिकली IQ लेवल, मानसिक स्टेटस बहुत अच्छा होता है और फिजिकल का भी जो ग्रोथ की जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा होता है। और ओवरऑल भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए और सभी पोषक तत्वों को, सभी सीजनल चीज़ों को आपके डाइट के अंदर शामिल करें। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी योगा वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, आपके वेट मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड है, आपके मूड स्विंग्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपकी लाइफस्टाइल भी आपके डाइट के साथ आपको ठीक रखने की आवश्यकता है। आपने प्री नेटल योगा की बात कही, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्री नेटल योगा है वो किसी एक्सपर्ट की देख में ही आप करें, अपने मन से बिल्कुल ना करें। जी बिल्कुल। अंजलि जी, अभी आपने बात कही थी आयरन और कैल्शियम की प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, तो प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है। क्या खान पान पे ध्यान देकर इस समस्या को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है? जी बिल्कुल शालिनी, यदि आप शुरुआत से ही अपने डाइट पर ध्यान देते हैं और आयरन का लेवल चेक रखते हैं कि आपका जब आप एडोलेसेंट की एज में होते हैं या जब आप मदर बनने वाले होते हैं उस समय आपका आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो ज़रूर चेक करवाएं कि बॉडी के अंदर कितना है। यदि कम है तो कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि आप डाइटरी सोर्सेज से ही उसको पूरा कर सकते हैं। तो आपको आपके डाइट के अंदर आयरन रिच चीज़ें, विटामिन C रिच चीज़ें ज़रूर शामिल करना चाहिए। जैसे आयरन रिच चीज़ों के अंदर हम बात करते हैं तो मेथी, चौलाई, लाल साग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें। प्रोटीन्स को आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें, जैसे आप एग्स ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर, या जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मीट ले सकते हैं अपने डाइट के अंदर। और जितने भी अनाज हैं उन सब में भी आयरन सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, इनको भी आप अपने डाइट के अंदर अच्छे से शामिल करें। जितने भी अंकुरित हैं उनको आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें। उसके अलावा अंजीर, फिग्स, गुड़, इन सब को भी अपने डाइट के अंदर यदि आप शामिल करते हैं तो आपका जो आयरन स्टेटस है वो बहुत अच्छा होता है। और रेजिन्स को भी यदि आप शामिल करें तो नेचुरल तौर पर आपका जो हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए शालिनी जी एक चीज़ और भी है कि आपके डाइट के अंदर आपको विटामिन C भी रखना है, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C का रोल बहुत अच्छा है। तो जिनका आयरन लेवल कम है वो अपने डाइट में लेमन वाटर को रखें। अपनी जो भी दालें वगैरह आप खा रहे हैं, अंकुरित खा रहे हैं, तो उसमें आप लेमन को स्क्वीज़ करें और एक्स्ट्रा टी और कॉफ़ी ना लें, क्योंकि टैनिन और कैफीन जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए यानी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि उनको अपने डाइट के अंदर जितना भी हो सकता है वो टी और कॉफ़ी वो कम से कम रखने की कोशिश करें। और स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद तो चाय और कॉफ़ी न लें। तो यदि आप आयरन रिच चीज़ें अपने डाइट के अंदर रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है वो आयरन स्टेटस अच्छा होगा। और आयरन स्टेटस अच्छे रखने के लिए प्रोटीन्स का भी आपकी बॉडी के अंदर अच्छा रहना आवश्यक है। तो सभी दालों को और अपने डाइट के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अपनी दालों के अंदर, अपने डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करने की कोशिश करें। दही और छाछ, मतलब जो आपका जो डाइट है, जो हमने बैलेंस डाइट की बात की थी, जो हमने फूड ग्रुप्स की बात की थी, वो इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। अनाज खाइए, दालें खाइए, ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, कलरफुल, मतलब आपका जो डाइट है वो बेसिकली कलरफुल डाइट होना चाहिए, जिसमें कि सभी रंगों का समावेश हो और सभी तत्वों का समावेश हो स्पेसिफिकली। जी, तो प्रेगनेंसी में आयरन की कमी ना हो इसके लिए न केवल आयरन रिच चीज़ें खानी है बल्कि विटामिन C पर भी विशेष ध्यान देना है। सभी खट्टे फल
खाने हैं। तो प्रेगनेंसी में अंजलि जी डाइट पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है जी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी शिशु माँ के दूध पर निर्भर रहता है। तो ऐसे में माँ को अपनी डाइट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि डिलीवरी के बाद भी उनमें भी पोषण की कमी ना हो और शिशु को दूध के रूप में भी सारे पोषक तत्व मिलते रहें? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए अमृत तुल्य है और फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग आवश्यक है। लेकिन 6 महीनों के बाद बच्चे को और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और इवन मदर की अच्छी हेल्थ के लिए भी रिक्वायर्ड है कि उसका सप्लीमेंट्री कुछ जो पोषण है वो अपन चालू करें। तो दूसरा जो पोषण है उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ में उसको कुछ होम बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको उनके डाइट के अंदर दिया जा सकता है। जैसे कि सब्जियों का हम सूप दे सकते हैं, हम नारियल पानी दे सकते हैं, फ्रेश घर पे बने हुए जूसेस उनको दे सकते हैं। यदि वो शेक्स वगैरह ले सकते हैं तो वो उनको दे सकते हैं। खीर शामिल करें उनकी डाइट में, सब्जियां डाल करके खिचड़ी या दलिया दिया जा सकता है। तो इस टाइप से जो मैश फूड है वो उनको दिया जा सकता है। बॉइल्ड आलू दिया जा सकता है, फलों को आप मैश करके दे सकते हैं। तो और कुछ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो उनके डाइट के अंदर दिया जा सकता है। जैसे हमने चावल की बात की थी कि चावल का जो आटा है उसको भी आप एज ए सप्लीमेंट्री फूड की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं। उसको आप दूध के साथ उसको दे सकते हैं बच्चे को, या ड्राई फ्रूट्स को आप अपने उनके बच्चों के आहार में शामिल कर सकते हैं उनकी खीर में मिला करके, तो जिससे उनकी पूर्ण जो है वो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो पूरी हो जाए। तो इस टाइप से अपन दे सकते हैं उनको। उसके अलावा जैसे अपन मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क को हम खीर के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे अपन ने वेजिटेबल्स डाल करके कद्दू की खीर बना दी, या कोई लौकी की खीर बना दी, या सूजी की खीर बना दी, साबूदाने की खीर बना दी, तो इस टाइप से उनका पेट भी भर जाएगा और उनका न्यूट्रिशनल स्तर भी अच्छा रहेगा। जी, आपने छोटे बच्चों के लिए इतनी सारी बातें बताई कि उनको किस किस तरह से डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है उनके लिए। लेकिन जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो वो फिर खाने में ना नुकुर से करने लगते हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चों की डाइट किस तरह से प्लान की जाए ताकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके और इसके साथ ही उन्हें जल्दी जल्दी सर्दी और ज़ुकाम की समस्या भी ना हो? जी, अभी जैसे अभी के सिनेरियो में यदि हम शालिनी जी बात करते हैं तो अभी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप हो जाए बच्चे में, इस टाइप की डाइट हमें उनके आहार में शामिल करनी है। लेकिन ये भी बात सच है कि बच्चे जो है वो बड़े इजीली हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा उनके मूड के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाइट को न्यूट्रिशनल स्तर को रखते हुए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे उनके लिए हम यदि कलरफुल फूड्स का प्रोविज़न कर सकते हैं तो कलरफुल जितने भी फ्रूट्स हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा है। जैसे हम बेरीज से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, या अनार के दाने डाल करके कुछ बना दें, फ्रूट चाट बना दें, तो दिखने में भी बड़ा कलरफुल है, हैंड पिक है और बच्चे को कलर्स बहुत सारे होते हैं तो वो बड़ा अट्रैक्ट भी करते हैं। उसके अलावा जैसे बच्चों को आप रोल करके चपाती दे सकते हैं जिसमें आप पनीर और वेजिटेबल्स इस टाइप का क्रश करके दे सकते हैं, या आप कोई चीला सा अच्छा सा बना करके दे सकते हैं जो कि कलरफुल भी हो और टेस्ट में भी अच्छा हो। होममेड चटनियाँ शामिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर के सॉसेज वगैरह यूज़ करें। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो उनको घर में बना करके दे सकते हैं। कस्टर्ड उनको बना के दिया जा सकता है, तो वो दिखने में भी बड़ा कलरफुल है, अच्छा है और उनके मूड के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। और एक चीज़ स्पेसिफिकली मुझे कहनी है कि कई मदर्स का रहता है कि वो पैक्ड चीज़ें या बाहर की चीज़ों का उनका मोस्टली चलन ज़्यादा रहता है बच्चों को देने का, कि किसी भी प्रकार से वो मतलब कंफर्टेबल रहे। तो आप कोशिश करें कि बाहर की जो चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली बेकरी के जो आइटम्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या इस टाइप की जो कमर्शलाइज जो भी जूसेस हैं, सॉसेस हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, वो बच्चों को ना दें, क्योंकि आजकल शुरुआत से ही कार्डियक प्रॉब्लम या ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो जितना हो सकता है अच्छे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के आप उसको घर में ही मॉडिफाई करके उसको अच्छे तरह से प्लान करके दीजिए। और निश्चित तौर पर यदि आप उसका अच्छे तरह से आपको उसको कंफर्टेबली यदि देते हैं तो वो अच्छे मूड में भी लेगा उसको, और मतलब बॉडी भी अच्छे तरह से उसकी रिएक्ट करेगी और न्यूट्रिशन भी उसको पूरा मिलेगा। अंजलि जी, 6 माह बाद बच्चों को, शिशु को पूरक आहार देना शुरू कर देते हैं हम, तो इन शिशुओं की डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, पूरक आहार या सप्लीमेंट्री फूड की अभी हमने बात की है, तो 6 महीने के बाद बच्चे को ऐसा खाना देना है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो,
क्योंकि अभी उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं हुआ है, तो उसके खाने के अंदर सॉफ्ट, मैश्ड, इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें और इजी टू एब्जॉर्ब चीज़ें, जैसे हम दही की बात करते हैं या उबले हुए आलू की बात करते हैं, तो उनको डाइट में यदि शामिल करते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट है। और जैसे खिचड़ी है तो खिचड़ी के अंदर आप सारे सब्जियां ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पनीर भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर यदि आप चाहें तो चावल के अलावा अदर ग्रेन्स को भी आप शामिल करें, लेकिन ये एश्योर करें कि वो प्रॉपरली मैश्ड हो, प्रॉपरली पके हुए हों। तो इस टाइप से उन चीज़ों को आप उनके डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये कर सकते हैं, आपकी जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी आप दही में डाल करके कुछ अच्छा सा मैश करके उसको बनाया जा सकता है। या आप यदि चपाती जो रेगुलरली अपने घरों में बनती है, चपाती को दाल के साथ में या चपाती को दूध के साथ में भी उसको ऐड ऑन करके दे सकते हैं। आप कभी शक्कर की जगह उसमें गुड़ या जगरी का यूज़ कर सकते हैं, आप शहद का यूज़ कर सकते हैं। और होममेड यदि चीज़ें अपन देते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी हाइजीन का भी प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कोशिश करना है कि सॉफ्ट, इजी और उसके अंदर जैसे प्रोबायोटिक ज़्यादा हो, जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो चीज़ें यदि हैवी आप उसको खिला देते हैं तो नेचुरली गैस्ट्रिक अपसेट्स होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए कोशिश करना है उसको हल्का और सुपाच्य भोजन और फ्रेश कुक भोजन ही उनको देना चाहिए। हल्का और सुपाच्य भोजन बच्चों को दें। आपने इतने सारे विकल्प भी बताए कि चावल की खीर दे सकते हैं, मैश खिचड़ी दे सकते हैं, लेकिन अंजलि जी आजकल लगभग हर माता पिता के सामने यह भी समस्या होती है कि बच्चों को कुछ भी खिलाने के लिए उन्हें उनके पीछे पड़ना पड़ता है। ऐसे में किस तरह से पोषक आहार की पूर्ति की जा सकती है? देखिए, ऐसा है कि यदि आप उनको शुरुआत से ही अच्छी आदतें लगाएं कि आप पूरा परिवार एक साथ बैठ कर के खाना खाए, उनकी भी थाली सबके साथ यदि आप लगाएं, जो उसकी थाली के अंदर है उसकी चीज़ें उनके बारे में बताएं उसको, तो आपको निश्चित तौर पर टाइम सभी का नियत रखें कि भाई हर 2-3 घंटे बाद उसको कुछ ना कुछ खाना है। तो और शरीर की यदि क्रियाविधि उनकी रहती है, एक्टिविटी लेवल अच्छा रहता है, तो बच्चे को भूख लगती है, फिर आपको उसको पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें उसको आपको नहीं देनी है तो निश्चित तौर पर उस पर फैमिली के अदर मेंबर्स का भी कंट्रोल होना चाहिए कि यदि आप सपोज उसको कह रहे हैं कि बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं आपको, तो निश्चित तौर पर आपके फैमिली के कोई भी मेंबर्स का भी उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्योंकि जो नियम आप फॉलो करेंगे वही उसको फॉलो करेंगे। जो फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उसकी शुरुआत से उसको एक प्रकार की आदत आप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उसको आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ता। और एक पर्टिकुलरली एक और चीज़ है कि प्रैक्टिकली हम उसको कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ उसको खिलाना है आप उसको बता सकते हैं यहाँ पे रखा है और आप उसके पीछे ना पड़े। उसको अपने आप भूख लगेगी, वो अपने आप खाएगा। क्योंकि कई बार ध्यान आकर्षण के लिए भी बच्चे ऐसा करते हैं कि आप उनके पीछे पड़े और आप उनसे नेचुरली कुछ ना कुछ चीज़ों की वो डिमांड करेंगे कि आप उनको चॉकलेट्स दें या पेस्ट्री दें, उसके बाद ही वो खाएंगे। तो इस टाइप की शर्तों के ऊपर कभी भी आपको खाने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी, आपने कहा कि शर्तों के ऊपर खाने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जो आप चाहते हैं कि बच्चे ना खाएं उन्हें खुद भी ना खाएं, क्योंकि आपको देख के ही बच्चे सीखेंगे। तो अंजलि जी, बढ़ते बच्चों के लिए सुबह शाम 1 गिलास दूध पीने का भी सुझाव दिया जाता है जी। लेकिन बच्चों को एक समय दूध पिलाना भी माता पिता के लिए आजकल एक बड़ा टास्क बन चुका है। तो बच्चों की डाइट में दूध को हम किस किस तरह से शामिल कर सकते हैं ताकि उसे पूरा पोषण मिल सके? देखिए, दूध बेसिकली जो दूध देने का पर्पज़ है वो है उसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन्स, मैग्नीशियम, जिंक, उसके लिए हम उसको दूध दे रहे हैं। तो दूध पीना तो आवश्यक है ही। दूध यदि उसको प्लेन अच्छा नहीं लगता है तो कुछ आप उसके अंदर हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने इलायची दाना उसके अंदर डाल दिया या सिनेमन उसके अंदर डाल दिया या जायफल उसके अंदर डाल दिया या ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया। कई बार उसको शेक्स के फॉर्म में दे दिया, जैसे गुलकंद का शेक आपने बना दिया या कोई फ्रूट्स का शेक उसमें बना दिया। आप खीर या पुडिंग या किसी भी अदर रूप में उसको दे सकते हैं, कस्टर्ड रूप में दे सकते हैं। इवन दूध मतलब उनकी चपाती का जो आटा है वो आप दूध से लगा सकते हैं। मतलब इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उनको रायता फॉर्म, यदि उनको दूध पसंद नहीं है तो आप दही और छाछ के रूप में उनको दे सकते हैं। तो ये उनको करें। उसके अलावा यदि फिर भी कई बार कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है मिल्क या कुछ ऐसा है, तो आप उनको फिर आलमंड मिल्क दे सकते हैं, उसको वो प्रोविज़न हो सकता है। और कैल्शियम और प्रोटीन्स की जहाँ तक बात है वो हरी पत्तेदार सब्जियों से भी पूरे होती है। यदि आप प्रॉपरली उसको देते हैं तो वो पूरा हो सकता है। तिल एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का,
वो आप उनके डाइट में रखें, आप ड्राई फ्रूट्स उनके, नारियल उनके डाइट के अंदर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी। दूध से बनी हुई चीज़ों के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनको केवल दूध ही नहीं, आप पनीर, छेना किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। रसगुल्ला उनको पसंद है तो उस फॉर्म में दीजिए, और ये अश्योर करें कि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो किसी ना किसी सूप के रूप में, सैलेड्स के रूप में, या जो भी उनको पसंद हो उस कंडीशन के अंदर आप स्टफ करके भी उसको दे सकते हैं, तो वो पर्टिकुलरली उस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी बॉडी में नहीं होगी। जी, आपने कहा दूध महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितने कि उसमें मौजूद पोषक तत्व, और उन पोषक तत्वों की जो आपूर्ति है वो दूसरी चीज़ों से भी की जा सकती है। अगर बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है या उसके अंदर दूध के पाचन को लेकर कुछ समस्या है जी। तो अंजलि जी, एक बात और है कि जो बच्चियां होती हैं उनकी डाइट को प्लान करते समय किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि आगे चलकर उनको शारीरिक समस्याओं का सामना न करना पड़े? जी, जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मुझे ये कहना है कि जो स्कूल गोइंग होते हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, तो उनको अपने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उनके डाइट के अंदर जाए। पर कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि रिफाइंड फ्लोर्स, आप मल्टीग्रेन से बनी हुई चीज़ें या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट में शामिल करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको जितने भी ग्रेन्स हैं वो आप मिक्स करके भी एज ए सैलेड्स के रूप में भी उनको ले सकते हैं, उनका एक मिक्स करके चपाती भी आप फॉर्म ले सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स को अपने डाइट में रखें, हरी पत्तेदार सब्जियों को रखें, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को अपने डाइट में शामिल रखें। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप होममेड चटनीज़ या पिकल्स को अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल करें। ब्रेकफास्ट ज़रूर है, इंपॉर्टेंट मील है, ब्रेकफास्ट करें। कई बार कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो वो टिफ़िन घर में ही रख जाती हैं, नहीं लेके जाती हैं, या उनको लगता है कि मैं बाहर का फूड खा लूँगी, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम होती हैं। तो आप होममेड टिफ़िन्स अपने साथ कैरी करें। मील की फ्रीक्वेंसी रखें, यदि आपका लॉन्ग आवर्स हैं तो आप अपने साथ में चना, मुरमुरा या स्प्राउट्स या कुछ फ्रूट्स अपने साथ में कैरी करें। बटर मिल्क आप अपने साथ कैरी करें, जिससे कि आप मंचिंग भी कर रहे हैं तो एक अच्छा हेल्दी स्नैक्स आप अपने खाने के साथ, मतलब इन बिटवीन्स भी आप ले सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग गैप्स ना हो। इस चीज़ की एश्योरिटी लें कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12 आपके डाइट में कभी भी कमी ना हो, उनका आपका स्टेटस जो है, उसका जो लेवल्स हैं वो कभी भी कम ना हो, क्योंकि ये सारे लेवल्स सही होंगे, आपका बॉडी वेट प्रॉपर होगा, आप में किसी भी प्रकार की कोई डिफिशिएंसी यदि नहीं होती है तो नेचुरली आप भावी अच्छी माँ भी बनेंगी। और उसके साथ ही माँ अच्छे बनने के साथ ही बेबी का तो न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा रहेगा ही, न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा ही। पोस्ट डिलीवरी आपका भी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी डाइटरी हैबिट्स शुरुआत से बहुत अच्छी हैं। जी, तो आपने कहा कि जो बच्चियां हैं उनके लिए शुरू से ही पोषण पे ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर जब वो माँ बने तब उनमें भी पोषक तत्वों की कमी ना हो। अंजलि जी, हमने खाने को लेकर बहुत सारी बात की, लेकिन बात छूट गई पानी की। तो संपूर्ण पोषण के लिए हाइड्रेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बिल्कुल। और ये देखा गया है कि आजकल बच्चे तो बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो ऐसे में उनके हाइड्रेशन को हम किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, 3 से 4 लीटर्स पानी तो दिन भर में बहुत ज़रूरी है, और ये बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, ब्लड वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा है। तो स्किन जब बॉडी जब अंदर से क्लीन होगी तो नेचुरली आपको आर्टिफिशियल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी लें। लेकिन कई लोगों के साथ में ये होता है कि उनको नॉर्मल वाटर इतना ज़्यादा वो कंजम्पशन नहीं कर पाते। एक तो उनको प्यास नहीं लगती, दूसरा वो टेस्ट के कारण वो नहीं ले पाते। तो इस कंडीशन के अंदर आप फ्रूट इन्फ्यूज्ड वाटर को ले सकते हैं, कुछ हर्ब्स डाल करके हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बेसिल वाटर ले सकते हैं, या अजवाइन का वाटर लीजिए, ज़ीरा वाटर लीजिए, या जिंजर वाटर ले सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी भी आपका देंगे, साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा टेस्ट भी देंगे। जैसे मिंट वाटर भी लिया जा सकता है डाइट के अंदर। तो डिफरेंट सोर्सेज के रूप में यदि आप वाटर लेते हैं तो उन चीज़ों का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको मिलेगा, और चूंकि उसका टेस्ट अलग होगा, जैसे क्यूकम्बर, लेमन, मिंट, इस टाइप का आपने बना लिया, किसी फ्रूट्स के साथ आपने स्ट्रॉबेरी के साथ बना लिया, तो इस टाइप का यदि आप लेते हैं, या कभी मौसमी ले लिया, तो डिफरेंट जितने भी, जैसे पाइनएप्पल का आप इन्फ्यूज़ वाटर बना सकते हैं, तो उनके भी न्यूट्रिशनल जो न्यूट्रिशन है वो भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी वाटर की कमी भी पूरी हो जाएगी बॉडी में। तो इस रूप से आप उनको ले सकते हैं। उसके अलावा नारियल पानी है, बटर मिल्क है,
ये आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें। तो दिन भर में ये एश्योर करें कि सिंपल वाटर के साथ में आपका इस टाइप के भी आप लिक्विड्स लीजिए। तो इन बिटवीन यदि आप लिक्विड्स लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पानी का दिन भर की कमी पूरी हो जाएगी। जी, आपने अभी इन्फ्यूज वाटर की बात कही, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इन्फ्यूज वाटर बनाया कैसे जा सकता है। जी, यदि हम बात करते हैं लेमन जिंजर बेसिल डिटॉक्स वाटर की, बहुत ही इजी है वो बनाना। आप एक भगोने के अंदर पानी लीजिए, उसमें क्रश करके जिंजर डाल सकते हैं, चाहिए तो आप सिनामन भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप लेमन के वेजेस, छोटे छोटे लेमन के टुकड़े काट के डाल सकते हैं। लेमन का थोड़ा सा जूस भी उसके अंदर ऐड कीजिए। फ्रेश बेसिल लीव्स को तोड़ करके उनके सब्जा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, और बेसिल की जो लीव्स हैं वो भी ऐड करके रख सकते हैं। वो पानी आप दिन भर यूज़ कर सकते हैं। उसको आप जैसे ही ख़त्म हो जाए वापस आप फ्रेश वाटर उसके अंदर डालिए। उसके जो फ्लेवर है वो उसके अंदर आता रहता है पानी के, और वो मतलब डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है आपके, और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। और ये जो इन्फ्यूज वाटर है शालिनी, ये बॉडी का वेट भी मेंटेन करने का काम करता है। और स्पेसिफिकली चूँकि यदि हम सिनामन या मेथी से रिलेटेड कोई ऐसा वाटर लेते हैं तो वो आपके हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो डिटॉक्स वाटर्स है उसके बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो टेस्ट के साथ आपको वो हेल्थ भी दे रहा है। जी, आपने कहा दालचीनी का यूज़ कर सकते हैं, और बेसिल, अगर बेसिल ना हो किसी के पास तो वो तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तुलसी को भी ले सकते हैं। इवन गर्मी के मौसम में फ्रेश पुदीना आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो काली मिर्च का भी बनाते हैं कुछ लोग, लौंग का पानी भी बनाते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और आपकी जो भी डाइटिशियन है उन्होंने जो रेकमेंड किया है आप उसके अकॉर्डिंग उस टाइप का आप वाटर ले सकते हैं। आप 7 डेज़ के 7 डिटॉक्स वाटर्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी ये नहीं हो जाए कि मैंने एक ही एक पानी पी रही हूँ। तो बहुत सारे डिटॉक्स वाटर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो आप अपने साथ ऑफिस में या स्कूल में भी उसको कैरी कर सकते हैं। जी, आपने कहा टेस्ट बहुत अच्छा है, बनाने में कम समय लगता है, और आप 7 दिन के लिए 7 अलग अलग तरह के डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं ताकि आप बोर भी नहीं होंगे। जी। तो अंजलि जी, एक समस्या और आजकल बच्चों के लिए देखने को मिलती है, वो उनकी लंबाई की समस्या। तो आहार में कुछ खास तरह की चीज़ों को शामिल करके क्या बच्चों की लंबाई न बढ़ने की समस्या को दूर किया जा सकता है? जी, जैसे शुरुआत से ही मैंने कहा कि अपने पोषण स्तर पे ध्यान रखने की सभी को आवश्यकता होती है। स्पेसिफिकली जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तब वहाँ न्यूट्रिशन की इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी समय उसके बॉडी के सभी अंगों का मतलब ग्रोथ होती है, इंटरनल भी ग्रोथ होती है, और हॉर्मोन्स में भी चेंजेस होता है, हाइट भी जो है वो 18 ईयर्स तक बढ़ती है। तो उस समय जो है आपका जो न्यूट्रिशन का है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा जो हाइट ग्रोइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट यदि आप अपने डाइट के अंदर पूरी रखते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह से आपका हाइट बढ़ेगा। उसके साथ साथ बोन्स के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की भी इम्पॉर्टेंस है। सो कैल्शियम से रिच चीज़ें हमने बात कर ली हैं ऑलरेडी, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अपने रख सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां रख सकते हैं, तिल सीड्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, दालें रख सकते हैं, एग्स रख सकते हैं। तो इस टाइप से वो सब चीज़ें अपने डाइट के अंदर शामिल करें। तो अंजलि जी, आज आप हमारे हेलो डॉक्टर शो में आए, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि जो डाइट है उसके इस्तेमाल से किस तरह से कुपोषण की समस्या से लड़ा जा सकता है। आपने आसनों की बात कही कि ताड़ासन, वृक्षासन से बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ाई जा सकती है, और बच्चियों को अगर शुरू से ही अच्छा पोषण दिया जाए तो वो जब भविष्य में माँ बनेंगी तब भी वो कुपोषण का शिकार नहीं होंगी। तो अंजलि जी, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।